which consists of different wavelength of light. An image which consists of different wavelengths of light. The spectrum तुम लोगों ने पढ़ा है शायद क्लास 9-10 में, फिजिक्स में पढ़ा है। प्रिज्म वाला तुम लोगों ने पढ़ा होगा। प्रिज्म ये ऐसा लाइट इसके ऊपर गिरता है, उसके बाद टोटल 7 कलर हो जाता है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। अगर इन 7 लाइट को मैं एक स्क्रीन के ऊपर कैप्चर करता हूं, इन 7 लाइट को अगर मैं एक स्क्रीन के ऊपर कैप्चर करता हूं, then we will get an image which consists of these 7 different wavelength। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा that will be the spectrum। ये तुम लोग ऑलरेडी पता है। अब देखो प्रिज्म में क्या होता है, मान लो ये विप जियोर है, स्टार्ट मैंने किया है वायलेट से, खत्म होगा रेड से। ठीक है, वायलेट के बाद आएगा इंडिगो, फिर ब्लू, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद येलो, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद रेड। अब देखो इस केस में वायलेट एंड इंडिगो के बीच में कुछ गैप हो जाएगा क्या? मतलब अगर मैं स्पेक्ट्रम, ये मान लो ये इमेज है, इमेज ऐसा हुआ है, मेरे पास तो वायलेट का यहाँ पे कुछ कलर नहीं है, मान लो ये वायलेट है और ये आपका इंडिगो। वायलेट एंड इंडिगो के बीच में कोई गैप रहेगा क्या? नो सर। नो सर। वायलेट एंड इंडिगो के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा, मतलब देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन बिटवीन वेवलेंथ ऑफ वायलेट एंड वेवलेंथ ऑफ इंडिगो। उनके बीच में और भी वेवलेंथ हो सकता है। देखो हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ विजिबल लाइट, हम लोग बोलते हैं विजिबल लाइट 7 वेवलेंथ से बनता है, लेकिन एक्चुअली में वेवलेंथ बहुत सारा हो सकता है। वायलेट एंड इंडिगो के बीच में भी और भी डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट हो सकता है। इस रीजन में जो लाइट रहेगा, इस रीजन में जो लाइट रहेगा दैट विल बी मिक्सचर ऑफ वायलेट एंड इंडिगो एंड इट विल बी मोर टुवर्ड्स वायलेट। इस रीजन में जो आपका वेवलेंथ रहेगा दैट विल आल्सो बी मिक्सचर ऑफ वायलेट एंड इंडिगो, बट इट विल बी टुवर्ड्स इंडिगो। ठीक है, तो बीच में भी आपका वेवलेंथ ऑफ लाइट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बीच में आपका वायलेट एंड इंडिगो का मिक्सचर होगा। ठीक है, मतलब तुम्हें स्पेक्ट्रम में वायलेट लाइन एंड इंडिगो लाइन डिस्टिंक्टली नहीं मिलेगा। You will not get distinct line of violet and indigo। वायलेट के बाद तुरंत इंडिगो नहीं आएगा, वायलेट के बाद बीच में आएगा इंडिगो वायलेट का मिक्सचर। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बना है, इस स्पेक्ट्रम को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, बैंड बनता है, बैंड मतलब ये वायलेट से रेड तक आपको पूरा एक बैंड मिलेगा, लेकिन ये जो 7 वेवलेंथ है, 7 वेवलेंथ का लाइन या डिस्टिंक्ट लाइन आपको अलग अलग से नहीं मिलेगा। जब वायलेट से इंडिगो में आओगे, बीच में आपका वायलेट इंडिगो होगा, जब इंडिगो से आप ब्लू में आओगे तब बीच में आपका इंडिगो ब्लू होगा। ठीक है, सो हियर द स्पेक्ट्रम विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो एक स्पेक्ट्रम हो सकता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम
और एक स्पेक्ट्रम आपका होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट पेज में, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्पेक्ट्रम हो गया दो टाइप का, एक होगा आपका कॉन्टिन्यूअस और एक आपका हो गया डिसकंटिन्यूअस या लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होगा, यू विल गेट बैंड ऑफ कलर्स। और डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा, यू विल गेट लाइंस ऑफ कलर्स, डिस्टिंक्ट लाइंस ऑफ कलर्स। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझो। डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम में आपको वेवलेंथ का डिस्टिंक्ट लाइन अलग अलग से समझ में आएगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आपको समझ में नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में दो वेवलेंथ के बीच में भी और भी बहुत सारे वेवलेंथ ऑफ लाइट हो सकता है। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाला हो गया आपका एग्जांपल, ये प्रिज्म वाला एग्जांपल। ठीक है, और डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपका होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम ही हमें पढ़ना है अभी। एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, मतलब एटम के ऊपर से अगर लाइट पास करेंगे तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट विल बी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। अब मैंने यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लिखा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर रखा है, लेकिन एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का होता है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, एक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में एमिशन स्पेक्ट्रम आपका होता है लाइन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम आपका होता है लाइन स्पेक्ट्रम। अभी हमें देखना है ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। सर इसमें वेवलेंथ का डिफरेंस रहेगा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम दो टाइप का हो गया। ये एमिशन स्पेक्ट्रम होगा एक, और एक आपका होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक एमिशन और एक एब्जॉर्प्शन। अब इसके बारे में हमें जानना है, एमिशन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। देखो मैं यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है। मान लो ये एटम है, मतलब एटम नहीं है, ये सब्सटेंस है, इसके अंदर बहुत सारे एटम है। ठीक है, दिस इज द सब्सटेंस। और ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट से बना है, मान लो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। अच्छा मुझे ये बताओ, अलग अलग एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल अलग अलग होगा, सेम होगा? मतलब हाइड्रोजन का के सेल का एनर्जी एंड हीलियम पॉजिटिव का के सेल का एनर्जी सेम होगा, डिफरेंट होगा? हाइड्रोजन की डिफरेंट होगा। देखो फॉर्मूला में लिखा ही है -13.6 Z² / N²।
तो Z अगर चेंज हो जाएगा तो एक पर्टिकुलर सेल के लिए एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग एटम का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, अलग अलग एटम का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, सब्सटेंस के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लो देखो ऐसा कुछ एनर्जी लेवल है इस सब्सटेंस का, ये N1 N2 N3, इसका मान लो ये है -100, रैंडम वैल्यूज है, -80 -60 ऐसे ऐसे होता रहेगा। तब देखो जब हम लाइट पास करेंगे तो लाइट के अंदर बहुत सारा वेवलेंथ हो सकता है, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी हो सकता है। लाइट के अंदर बहुत सारे वेवलेंथ का, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का लाइट हो सकता है। ठीक है, लाइट मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे वेवलेंथ का लाइट हो सकता है। तो जब हम इस सब्सटेंस के ऊपर लाइट गिराएंगे तो देखो ये सब्सटेंस एक ऐसा ले सकता है फोटोन, और एक ऐसा हो सकता है फोटोन, ऐसा हो सकता है फोटोन, न्यू1 न्यू2 न्यू3 ऐसे ऑब्जर्व किया है। सारे वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ लाइट के अंदर ये न्यू1 न्यू2 न्यू3 न्यू4 न्यू5 न्यू6 न्यू7 न्यू8 ऐसे 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 करके बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का लाइट है। ठीक है, जो मैंने लाइट पास किया है उसके अंदर बहुत सारे फ्रीक्वेंसी का लाइट है। अब एटम यहाँ पे सारे फ्रीक्वेंसी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो लाइट है उसी को करेगा एब्जॉर्ब। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है, एज्यूम न्यू1 न्यू2 न्यू3 न्यू7 न्यू9 ये all these light are absorbed or absorbed। तो अगर एटम के अंदर लाइट गिराओगे तो यहाँ पे ये एटम या सब्सटेंस न्यू1 न्यू2 न्यू3 न्यू7 न्यू9 फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब लाइट एब्जॉर्ब कर लिया तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? लाइट एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये हुआ आपका एब्जॉर्प्शन, ये एब्जॉर्प्शन हुआ। उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो क्या होगा? एमिशन होगा, मतलब एनर्जी रिलीज करेगा थ्रू एमिशन। देखो मैंने बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट में ऐसा बताया था एब्जॉर्प्शन एमिशन के बारे में। जब एटम लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, उसके बाद एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रहेगा तो वापस से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तब लाइट एमिट करेगा। ठीक है, ये लाइट एब्जॉर्प्शन और ये लाइट एमिशन। तो एमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग क्या करते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम में हम लोग एमिटेड लाइट को रिकॉर्ड करते हैं, एमिटेड लाइट को स्क्रीन में रिकॉर्ड करते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में एमिटेड लाइट इज रिकॉर्डेड। तो यहाँ पे एक स्क्रीन है और ये आपका
एमिटेड लाइट है, तो स्क्रीन के ऊपर कौन कौन से फ्रीक्वेंसी का लाइट का लाइन आना चाहिए बताओ। सर ये nu1 nu2 nu3 nu7 nu9। हाँ, जो एब्जॉर्ब हुआ है वही तो एमिट होगा, तो वही लाइन स्क्रीन में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे, ये आपका हो गया nu1, ये आपका हो गया nu2, ये आपका हो गया nu3, ये आपका हो गया nu7, ये आपका हो गया nu9। तो ये सारे लाइट आपका एब्जॉर्ब होगा। अब यहाँ पे देखो, nu1 से nu2 के बीच में कोई लाइट है क्या स्क्रीन में? nu1 एंड nu2 के बीच में कोई लाइट है क्या स्क्रीन में? बताओ। nu1 सर। एंड nu2 के बीच में कोई लाइन है क्या स्क्रीन के अंदर, स्क्रीन में? नो सर। नो। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट विल बी लाइन स्पेक्ट्रम या आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम? लाइन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट विल बी लाइन स्पेक्ट्रम। जब nu1 से nu2 में जाओगे बीच में आपका गैप रहेगा, जब nu2 से nu3 में आओगे तब बीच में आपका गैप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बना ये ऐसा कुछ होगा। देखो स्पेक्ट्रम, इसको मेरे पास सिर्फ 5 कलर है इसीलिए ये लोग को 2 बार यूज कर लिया है मैंने। तो बीच बीच में आपको डार्क स्पॉट मिलेगा, डार्क स्पॉट। अगर बीच में कोई लाइट नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है, अंधेरा दिखेगा। और nu1 nu2 nu3 nu7 nu9 के लिए आपको लाइन दिखेगा, ब्राइट लाइन। तो इमिशन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन दिखता है एंड ब्राइट लाइंस के बीच में आपको डार्क रीजन दिखता है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम में क्या करेंगे, हम सब्सटेंस के ऊपर लाइट को गिराएंगे, सब्सटेंस के अंदर जो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका एक्साइटमेंट होगा, क्योंकि पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद लाइट एमिट करेगा। जो एमिटेड लाइट है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट को करेंगे रिकॉर्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट? सर जो ये फ्रीक्वेंसी nu1 nu2 इन ये सारी फ्रीक्वेंसी वाले। अरे नहीं, ट्रांसमिटेड लाइट मतलब जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। अरे ग्लास ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? और एक साइड से लाइट इस साइड पूरा ट्रांसफर हो जाता है, और एक साइड का लाइट इस साइड पूरा ट्रांसफर हो जाता है, इसीलिए हमें और एक साइड का पूरा क्लियरली इमेज दिखता है। ट्रांसमिटेड लाइट मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा। अगर दीवार है, दीवार के उस साइड कुछ तो लाइट होगा, लेकिन वो लाइट पास होके इस साइड नहीं आ रहा है, इसलिए तो हमें उस साइड का कुछ भी चीज नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, उस साइड का जो लाइट है वो लाइट पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है दीवार ने। ब्लैक सब्सटेंस ब्लैक क्यों होता है? ब्लैक सब्सटेंस ब्लैक होता है बिकॉज ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लैक सब्सटेंस, इसलिए वो ब्लैक दिखता है। ब्लैक सब्सटेंस ब्लैक इसलिए दिखता है बिकॉज ऑल द वेवलेंथ ऑफ लाइट्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देख, नाम से कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग ट्रांसमिटेड लाइट को रिकॉर्ड करते हैं।
ट्रांसमिटेड लाइट को हम रिकॉर्ड करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। इमिटेड लाइट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, देखो जो ν2 एंड ν3 के बीच में, ν2 एंड ν3 के बीच में जो वेवलेंथ का लाइट है वो रिकॉर्ड होगा। ν3 एंड ν7 के बीच में जो लाइट है वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन ν1, ν2, ν3, ν7, ν9 ये रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज ये सारे क्या है, ये सारे इमिटेड लाइट है। इमिटेड लाइट को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम किसको रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांसमिटेड लाइट को। तो यहाँ पे बताओ, ब्राइट लाइन बनना चाहिए, ब्राइट बैंड बनना चाहिए? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ब्राइट लाइन बनना चाहिए, ब्राइट बैंड बनना चाहिए? बताओ कोई। सर डार्क लाइन। पहले तो ये बताओ, ब्राइट लाइन या ब्राइट बैंड? बैंड। ब्राइट बैंड बनना चाहिए। देखो जो यहाँ पे ν1 वाला लाइट है, ν1 वाला लाइट यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्या? यहाँ पे ν1 वाला लाइट रिकॉर्ड होगा क्या राज? सर नहीं होगा। तो अगर ν1 वाला लाइट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो ν1 वाले केस के लिए डार्क लाइन बन जाएगा। यस सर। ये डार्क लाइन हो गया आपका ν1 के लिए। उसके बाद ν2 के लिए भी एक डार्क लाइन बन जाएगा, ν3 के लिए भी एक डार्क लाइन, ν7 के लिए भी डार्क लाइन, एंड ν9 के लिए भी एक डार्क लाइन। लेकिन ये जो बीच में जो ν1 ν2 के बीच में जो लाइट है, दैट विल बी ट्रांसमिटेड लाइट, है या ना? यस ν1 सर। ν2 के बीच में जो लाइट है दैट विल बी ट्रांसमिटेड लाइट। तो वो ट्रांसमिटेड लाइट यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ब्राइट रीजन मिलेगा, ये ब्राइट रीजन ऑफ लाइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ब्राइट रीजन ऑफ लाइट, यहाँ पर भी ब्राइट रीजन ऑफ लाइट, ब्राइट रीजन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे आपका हो गया ट्रांसमिटेड लाइट इज रिकॉर्डेड। दूसरा पॉइंट है डार्क लाइन, ब्राइट बैंड। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था आपका ब्राइट लाइन एंड डार्क बैंड। अगर मान लो एमिशन स्पेक्ट्रम में सब्सटेंस एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सब्सटेंस सेम है, देन हम ऐसा कह सकते हैं क्या? द ब्राइट लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम corresponds to the dark line in the absorption spectrum। ये हम कह सकते हैं क्या? ब्राइट लाइन इन द एमिशन स्पेक्ट्रम corresponds to the dark line in the absorption spectrum। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। सही है। एमिशन स्पेक्ट्रम में ν1 के लिए ब्राइट लाइन बना था, लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में ν1 के लिए डार्क लाइन बन गया है। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब मैं एक पॉइंट लिखता हूं, यही वाला पॉइंट, ब्राइट लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम correspond to the dark line
in absorption spectrum. ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस लिया है, अगर मैं सब्सटेंस को चेंज कर दूंगा तो एनर्जी लेवल चेंज हो जाएगा, तब ν1 ν2 ν3 ν7 ν9 एब्जॉर्ब नहीं होगा, कोई और फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब होगा, हाँ या ना? यस सर। तो अगर कोई और फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो स्पेक्ट्रम दिखने में अलग हो जाएगा, स्पेक्ट्रम दिखने में अलग होगा नहीं होगा? यस सर। अगर स्पेक्ट्रम Yes, दिखने sir. में अलग हो रहा है तो हम ऐसा कह सकते हैं, दिस एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आर द फिंगरप्रिंट ऑफ एटम। अलग अलग एटम के लिए स्पेक्ट्रम दिखने में अलग अलग होगा, अलग अलग एटम के लिए स्पेक्ट्रम दिखने में अलग अलग होगा। दैट इज व्हाई emission spectrum and absorption spectrum are called fingerprint of atom. For different atoms, atomic spectrum will be different as the energy level of electrons will be different. That is why atomic spectrum is called fingerprint of atom. देखो मैंने तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से ये सब लाइन में बताया है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है। जो स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम को कंप्यूटर के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालाइज किया जाता है, उसके बाद एक्चुअल स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। ठीक है, एक मिनट। जब बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। जब मैं लैब में करता था स्पेक्ट्रम, तो हमें एक स्पेक्ट्रम एनालाइजर यूज करना पड़ता था। उस एनालाइजर के अंदर कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज होता है, जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, बहुत कुछ सही है। मैथमेटिक। बताओ सही, स्क्रीन कौन सी होती है? जो स्क्रीन डिपेंड करेगा कौन सा क्या है, फ्लू स्पॉट स्क्रीन हो सकता है, अगर तुम प्रिज्म हो सकता है, उसके लिए नॉर्मल व्हाइट स्क्रीन हो सकता है, मतलब व्हाइट
मतलब क्या बोलते हैं, कपड़े का स्क्रीन भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा तुम क्या मटेरियल ले रहे हो, क्या ले रहे हो। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट हियर, क्या स्क्रीन हमें यूज करना है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। पूरा सेटअप क्या है वो हमें जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेटअप इज वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड हाउ टू एनालाइज द स्पेक्ट्रम, दैट इज ऑल्सो क्रिटिकल। Here we are not dealing with what is the instrumental setup. Here we are only dealing with the principle of spectrum. अच्छा, इसके बाद देखो, सर बताओ। सर इसके पहली वाली स्लाइड की स्क्रीनशॉट लेनी है। हाँ, ये वाला। यस सर, हम्म हो गया सर। हम्म। स्पेक्ट्रम बहुत टाइप का हो सकता है, यूवी स्पेक्ट्रम, आईआर स्पेक्ट्रम, फ्लूरोसेंस स्पेक्ट्रम, उसके बाद एनएमआर स्पेक्ट्रम, बहुत टाइप का स्पेक्ट्रम हो सकता है। स्पेक्ट्रम एक्चुअली में डिटेल में पढ़ते हैं जब मास्टर डिग्री का कोर्स होते हैं, तब स्पेक्ट्रम को डिटेल में पढ़ा जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का तुम लोगों का जो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और जो फिफ्थ सब्जेक्ट है, सारे मिला के जो बुक बनेगा, उतना मोटा सा एक बुक होता है स्पेक्ट्रम का। तो चलो, जो भी है सब जानने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग का है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हम लोग बोर्ड्स मॉडल पढ़ रहे थे। बोर्ड्स मॉडल एप्लीकेबल होता है वन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम के लिए, सॉरी वन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। बोर्ड्स मॉडल कैन एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इसलिए बोर्ड्स मॉडल सक्सेसफुल हुआ था। रदरफोर्ड मॉडल से या उससे पहले जो कोई भी मॉडल था, उन मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कभी एक्सप्लेन नहीं हुआ था, लेकिन बोर्ड्स मॉडल से एक्सप्लेन हो गया था। तो बोर्ड्स मॉडल आने से पहले ही आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन गया था, लेकिन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को कैसे एक्सप्लेन करना था वो बोर्ड्स ने बताया था, ठीक है। तो अभी हम लोग देख लेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये चीज क्या है। अच्छा, यहाँ पे देखो, जब हम हाइड्रोजन सैंपल लेंगे, जब हम हाइड्रोजन सैंपल लेंगे उसके अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है। अगर हम एक इंडिविजुअल एटम का बात करेंगे, ये आपका इंडिविजुअल हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है? हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन कहां पर रहता है? आउटर मोस्ट शेल में। धुर, आउटर मोस्ट शेल में, के शेल, n = 1 में। ये पूरा एटम पढ़ लिया, इसके बाद बोल रहे हो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट का मीनिंग क्या है? आउटर मोस्ट का तो मीनिंग यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब पर्टिकुलर तुमको कौन से सेल में पूछा है यहाँ पे? अगर मैं पूछता हूँ लिथियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, तुम बोलोगे आउटर मोस्ट सेल में मुझे। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, तुम बोलोगे आउटर मोस्ट सेल में। मैंने थोड़ी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा है। अब हाइड्रोजन के लिए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है, लेकिन क्वेश्चन को तो समझो। मैंने पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहता है। अगर लिथियम के लिए पूछा जाता तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रहता है के सेल में एंड एल सेल में।
हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन रहता है k शेल में, n इज इक्वल टू 1 शेल में। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रम एंड स्पेक्ट्रा? What is the difference between spectrum and spectra? सर स्पेक्ट्रा प्लूरल है क्या? हाँ, स्पेक्ट्रा प्लूरल है, ठीक है। देखो, अगर हाइड्रोजन एटम के अंदर हम लाइट पास करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे मान लो ये एनर्जी लेवल है, -100, -80, -60। अब मैंने क्या किया है, 40 एनर्जी का फोटोन दिया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया है, ठीक है, 40 एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा तो ये ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा। मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया फिर से। अब देखो, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन का हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें एक ही एमिटेड लाइट मिलेगा। एक ही इलेक्ट्रॉन का अगर हम स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे तो हमें एक ही एमिटेड लाइट मिलेगा। लेकिन जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम मॉनिटर करते हैं तो तब हमें बहुत सारे लाइंस मिलता है। ऐसा क्यों होता है? सर वो जो बीच में भी जो होते हैं वो वहां पर भी वो जंप करता होगा, जैसे जहाँ पे वो -80 है तो वो वहां पर भी जाता होगा, तो 2 जाते होंगे। सर उसका स्टेबल नहीं है, उसका एक जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसके साथ क्या लेना देना है? स्टेबल नहीं है तो वो सर वो फिर स्टेबल होना चाहेगा, फिर अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो फिर बाद में एमिशन करेगा और फिर से ही करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। हाँ, तो एमिशन हो गया तो लाइट तो निकल गया ना, तो फिर से क्या होगा? सर नया स्पेक्ट्रम बनते रहेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अनुज ने सही बताया है। देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐसे भी आ सकता था, पहले यहाँ पे आया, उसके बाद ऐसे आया, ठीक है। तो ये दिस इज पॉसिबिलिटी 1, दिस इज पॉसिबिलिटी 2। पॉसिबिलिटी 1 में इलेक्ट्रॉन -60 से -100 तक डायरेक्ट जंप कर गया। पॉसिबिलिटी 2 में इलेक्ट्रॉन -60 से -80 में आया, उसके बाद -80 से -100 में आया। तो यहाँ पे टोटल कितना फोटोन एमिटेड हो रहा है? अगर तुम कॉम्बिनेशन करोगे, हाउ मेनी लाइंस यू शुड गेट? How many possibilities of emitted light? बताओ श्रेयस। 3। हाँ, 3। So in this case, इसको मैं लिख देता, ये इसको लिखता हूँ केस 1, केस 1, केस 2। इसको मैं लिख रहा हूँ ν1, इसको ν2, ν3। So here we can get 3 spectral lines. Here we can get 3 spectral lines. अब देखो, अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता
या तो वो सिर्फ न्यू1 एमिट करके वापस आ जाता, या तो वो न्यू2 प्लस न्यू2 करता। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता या तो न्यू1 करता या न्यू2 प्लस न्यू3 करता। तीनों एक साथ पॉसिबल है क्या? फॉर ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों पॉसिबिलिटी एक साथ हो सकता है क्या? मतलब न्यू1 न्यू2 न्यू3 ये तीनों लाइन बन सकता है क्या? नो सर। इलेक्ट्रॉन या तो न्यू1 छोड़ के आएगा, न्यू1 छोड़ेगा, या तो न्यू2 प्लस न्यू3 छोड़ेगा। तीनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। न्यू1 प्लस न्यू2 प्लस न्यू3 ये तीनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? इफ वी कंसीडर ओनली one atom in the sample, if we consider one atom of hydrogen, that means only one electron। अच्छे से लिखना इन सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो हमें या तो न्यू1 मिलता या तो न्यू2 प्लस न्यू3 मिलता। ये न्यू1 न्यू2 न्यू3 ये तीनों एक साथ नहीं मिलता। यहां तक मैंने जो बताया है कॉन्सेप्ट, किसी कोई दिक्कत है जल्दी बताओ। यहां तक सर मैंने एक जो, डाउट। हाँ बताओ। सर हाइड्रोजन का तो एक ही एनर्जी लेवल होता है, लेकिन सर आपने तीन बनाए, -100 -80 -60। हाइड्रोजन का एक ही एनर्जी होता है मतलब? n=1 पे सर आपने -100 दिया है, और सर आपने फिर n=2 में -80 कर दिया है। हाइड्रोजन का एक ही एनर्जी लेवल होता है मतलब हाइड्रोजन n=1 में रहता है। लेकिन मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ना एटम के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकता है। अरे जब एनर्जी दोगे तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ना, एक्साइटेड एनर्जी लेवल रहेगा ना, तो ये सारे तो एग्जिस्ट करेगा, ये सारे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ग्राउंड स्टेट में तो सिर्फ यही रहेगा। अरे तुम जब एनर्जी दोगे तो कहाँ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन? बताओ कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो हायर एनर्जी लेवल तो ऑलवेज रहता ही है। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल होता है, यहाँ पे मैंने लिया है -100। चाहे कोई सा भी एटम हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकता है। चाहे कोई सा भी एटम हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट हो सकता है। ग्राउंड स्टेट में तो हाइड्रोजन -100 पे रहेगा, लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट है वो भी तो एग्जिस्ट करेगा ना। एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा? जब तुम उसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे। ऐसे ही थोड़ी ऑटोमेटिक चला जाएगा। जब हाइड्रोजन को तुम एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एनर्जी लेवल सब कुछ हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन देयर क्वांटम नंबर एंड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर एंड जेड। किसी को दिक्कत है क्या इस पॉइंट में? और किसी को कोई दिक्कत है? उसका कहना है मैंने -60 -80 क्यों बना दिया है? ये सारे एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता है। फॉर एन एटम देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट। सबसे आखिर वाला ऑर्बिट होता है n=∞। उसमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होता है 0। जब हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा। लाइन लिख देता हूं। इफ वी, ये तो थर्ड पोस्टलेट में मैंने बताया था, इफ वी प्रोवाइड एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन्स, then electron goes from lower energy level to higher energy level। यही तो होता है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम।
क्या पढ़ा हमने एमिशन स्पेक्ट्रम में? अरे एटम को हमने लाइट प्रोवाइड किया, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में गया, हायर एनर्जी लेवल में गया, हायर ऑर्बिट में गया। यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल का मीनिंग है हायर ऑर्बिट। और मैंने ये भी बताया था रैंडम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। याद आ रहा है? मैंने लास्ट दिन जब वो पढ़ाया था थर्ड पोस्टुलेट, वहां बताया था रैंडम एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रॉन के Yes. लिए एनर्जी डिस्क्रीट कुछ डिस्क्रीट या कुछ सर्टेन वैल्यूज होता है, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, उसके बाद उसका इमिशन होगा, मतलब उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। तो इस केस में देखो पॉसिबिलिटी कितना है, टोटल 3 पॉसिबिलिटी है, 3 स्पेक्ट्रल लाइन बन सकता है। लेकिन अगर हम एक ही इलेक्ट्रॉन सोचेंगे देन या तो आइदर ν1 और ν2 प्लस ν3, कभी ν1 प्लस ν2 प्लस ν3 नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा होता है एक्चुअली में, हमें सारे ये सब मिलेगा, सब एक साथ मिलेगा। क्यों मिलेगा उसका रीजन देखो, इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन को अच्छे से समझना, एग्जाम में लिखा रहेगा इफ वी कंसीडर ओनली वन हाइड्रोजन एटम सैंपल, इफ वी कंसीडर ओनली वन हाइड्रोजन एटम सैंपल, ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा। तो देखो हमें मल्टीपल मिनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है, ठीक है। इन रियलिटी इसका स्पेलिंग क्या है? इन रियलिटी many spectral lines are observed। देखो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हाइड्रोजन सैंपल ले रहे हैं, सैंपल। अब एक हाइड्रोजन एटम को तो अलग से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? एक एटम को अलग से सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम होंगे, मेनी मेनी हाइड्रोजन एटम्स। अब देखो सरफेस पे जो हाइड्रोजन एटम है ये सरफेस पे है, और ये अंदर वाले हाइड्रोजन एटम है। इनके ऊपर लाइट गिर रहा है। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, सरफेस पे जो लाइट है, सॉरी सरफेस पे जो एटम है उसके साथ लाइट का इंटरेक्शन अच्छे से होगा, और अंदर वाले जो एटम है उसके साथ लाइट का इंटरेक्शन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अलग अलग हाइड्रोजन एटम का एक्साइटमेंट अलग अलग होगा, अलग अलग हाइड्रोजन एटम का एक्साइटमेंट अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग हाइड्रोजन एटम डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब ये -100 है, ये -80 है, ये -60 है। तो एक हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, 40 वाला एब्जॉर्ब कर लेगा, और एक क्या करेगा, 20 वाला एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे। इसलिए हमें बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है। तो लाइन में लिख देता हूं, different hydrogen atoms, different H atoms in the sample absorb different amount of energies and are excited to
different energy levels. अगर एक इलेक्ट्रॉन होता, पूरे सैंपल में एक इलेक्ट्रॉन होता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट अलग अलग होगा। अगर एक्साइटमेंट अलग अलग हो रहा है तो इमिटेड लाइट भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखना, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो, ये एब्जॉर्प्शन और emission can occur through single step या through multiple step सिंगल स्टेप मतलब सिंगल जंप, मल्टीपल स्टेप मतलब ये मल्टीपल जंप। ये सिंगल स्टेप एंड मल्टीपल का मीनिंग क्या है? देखो यहाँ पे ये ग्रीन वाला लाइन देख रहे हो, ग्रीन वाला लाइन क्या है? ये आपका सिंगल जंप हुआ है। और रेड वाले के लिए देखो, इलेक्ट्रॉन 2 बार जंप किया है। पहले -60 से -80 पे आया, उसके बाद -80 से -100 तक आया। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल जंप एंड मल्टीपल जंप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से देखो। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन को मैंने एक्साइट करके यहाँ पे भेज दिया, तो पॉसिबिलिटी क्या था इमिशन लाइन का? ये 1, ये 2, ये 3। ठीक है, ये n=1, ये 2, 3। तो अगर हाइड्रोजन 1 से 3 तक जाता है, उसके बाद जब इमिशन होता है तो 3 लाइन मिल सकता है। मतलब n1 का वैल्यू 1 है, n2 का वैल्यू 3 है। n1 मतलब इनिशियल क्वांटम नंबर, n2 मतलब फाइनल क्वांटम नंबर। इनिशियल ऑर्बिट, फाइनल ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 3 तक जाता है, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ, लिख देता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस produced will be is equals to 3। ये तो हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे n1 का वैल्यू है 1, n2 का वैल्यू है 4। मतलब इलेक्ट्रॉन को मैंने 4 तक भेज दिया है। अब बताओ हाउ मेनी स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल? दिमाग लगा के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, मैं पूछूंगा अभी। मैक्सिमम लाइंस पॉसिबल। जब इलेक्ट्रॉन 4 से 1 तक आएगा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4 से 1 तक आएगा तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है? 8, सर 4, 6, 8, सर 6, 6, 4, 8। और कुछ? कैसे बोल दिया 8? मुझे थोड़ा बताओगे? सर पहले जो
ऑर्बिट 4 से सीधा 1 पे जंप करेगा एक, हाँ हाँ। फिर 4 से लेके 3 पे 2 और 3 से 2। अच्छा रुको रुको, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 4 से 1, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। और सर फिर 4 से 2 पे जाएगा, और फिर 2 से 1। और सर और सर ये भी हो सकते हैं सर, 4 से 3 देन 3 से 1। अच्छा, 4 से 3, 3 से 3 1। से 1। बाकी लोगों का ये 8 होगा क्या आंसर? नो सर, 4। सर 6। 6 6 6 सॉरी सर 6 है। 4 कैसे होगा, बता श्रुति। सर 4 से 1 पे गया, फिर 4 से 2 पे जाएगा, हाँ। फिर सर 4 से 3 पे जाएगा। और 3 से 2, 2 से नहीं नहीं 1, सर, ये हाँ इन लोगों ने क्या पाप कर दिया? 3 से 2, 2 से 1, इन्होंने कुछ बड़ा क्राइम कर दिया क्या? नहीं नो किया सर। ना। तो राज ने जो बताया, देखो उसने 8 बताया, उसमें देखो ये वाला और ये वाला कॉमन हो गया है, ये वाला और ये वाला कॉमन हो गया है, तो टोटल अगर काउंट करोगे देखो 6 आएगा आंसर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, मतलब 4 से 1 में आएगा, तो टोटल 6 लाइंस बन सकता है। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। मैं अभी इसका फॉर्मूला दे दूंगा, पहले इसका बता दो एक बार, बिना फॉर्मूला के बता दो। तो इलेक्ट्रॉन जब N2 5 से N1 में आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितना होगा बताओ, थोड़ा करके देखो। नाइन। बाकी लोग बताओ। सर 10। बोलते रहो बोलते रहो। हाँ सर 10 10 10 10। श्रेयस तुम्हारा कितना आ रहा है? अभी तो 9 दिख रहा है। 9 दिख रहा है अभी। आर्यन तुम्हारा 8 कितना आ रहा है? आर्ची साहू तुम्हारा कितना आ रहा है? सर 9। 9 आ रहा है। 9। आर्यन तुम्हारा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है तुम्हारा आर्यन? सर 9। अनुज गुप्ता तुम्हारा कितना आ रहा है? सर 9। ओम प्रताप कितना आ रहा है तुम्हारा? 10 ना? यस सर। राज तुम्हारा कितना आ रहा है? 10। रुहांग तुम्हारा कितना आ रहा है? सर 9। 9। गौतम तुम्हारा कितना आ रहा है? सर 10।
देखो, अच्छा श्रेयस तुम्हारा कितना रहा? 18? नो सर 18 नहीं 9। श्रुति तुम्हारा कितना आ रहा है? सर 9। 9। चलो एक्चुअल आंसर है 10। तुम लोग तो प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, थोड़ा अच्छे से देखो ना। चार से 3, 4 से 1। ये हो गया। देखो 10। देखो जो जिन जिन लोगों का आंसर 9 आया था, कौन सा नहीं किया था तुम लोगों ने देख लो। एक तो फॉर्मूला देखो, nth लेवल टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1। ध्यान रखना ऑलवेज, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2। तो देखो इस केस के लिए nth लेवल मतलब 5, ठीक है। 5 इंटू 5-1 बाई 2। 5 इंटू 5-1 बाई 2। इसका ले लो स्क्रीनशॉट। देखो ये वाला फॉर्मूला था nth लेवल से ग्राउंड स्टेट, लेकिन अगर ऐसा होता है फॉर n2 से n1, अब यहाँ पे n2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n1 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब n1 यहाँ पे इज इक्वल टू 1 नहीं है। लास्ट केस में मैंने n1 को मान लिया था 1, लेकिन यहाँ पे n1 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मैक्सिमम लाइंस इज इक्वल टू, अच्छा पहले इसको तुम एक बार देख लो पहले इस वाले केस के लिए। जैसे इस केस के लिए अगर बोला जाता, इस केस के लिए अगर बोला जाता n2 4, n2 इज इक्वल टू 4 से, और एक बार यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ बोला गया n2 4 से जब n1 2 पे आएगा तब कितना लाइन पॉसिबल है? n2 4 से n1 2 तक हाउ मेनी लाइन्स आर पॉसिबल? 3 सर 3। 3। एक तो ये हो गया, तो ये हो गया, और एक ये हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे फॉर्मूला है n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 on 2। देखो इस फॉर्मूला को यूज करके इसका आंसर आ रहा है, नहीं देखो इस केस के लिए n2 का वैल्यू क्या है 4, n1 का वैल्यू कितना है 2, उसके बाद 4 माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 हो रहा है, 3 आ रहा है 3। यस सर। ठीक है, अच्छा ये एक्चुअली आपका जनरल फॉर्मूला है। पहले वाले केस के लिए n1 का इस फॉर्मूले में यहाँ पे अगर n1 का वैल्यू 1 पुट कर दोगे, n1 का वैल्यू अगर 1 पुट कर दोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अगर n1 का वैल्यू वहां पे 1 पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द मेन फॉर्मूला, इसको याद रखोगे तो हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मैक्सिमम लाइंस का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना। अगर फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो एग्जाम में से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखोगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? जल्दी बताओ अगर किसी को कोई डाउट है। सब लोग नोट्स अच्छे से बना के मुझे भेजोगे। आज स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रम क्या है पढ़ा। स्पेक्ट्रम दो टाइप का होता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। उसके बाद हमने पढ़ा एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी से गौतम मुझे बताओ, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? गौतम यस सर। आंसर दो, मैंने क्या पूछा है तुमसे? सर सर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सर ट्रांसमिशन लाइट से सर वो होती है सर, और सर वो ब्लैक ब्लैक सर ब्लैक बम ब्लैक बम? स्प्लिट। ए नो क्या सर, बनता है? ब्लैक बम बोल रहे हो तुम, क्या बोल रहे हो? नो सर ब्लैक बाउंड। बाउंड नहीं यार, बाउंड तुम क्या, ए तुम इंग्लिश में पास हो पाओगे इस बार 10th में इंग्लिश? बाउंड मैंने कहा बोला है बाउंड? बाउंड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड? ए तुम बता दो बाउंड का मीनिंग क्या है? बाउंड का क्या मीनिंग है बताओ तो। सर बांधना। तो यहाँ पे ब्लैक काला बांधना, ये मैंने बोला है वहां पे काला बांधना है? नो सर। तो क्या बोला, अच्छे से बताओ। सर हिंदी में बोलते हैं सर। वो ब्लैक तुमने बाउंड बोला ना, ब्लैक क्या है? ब्लैक क्या? सर लाइन, ब्लैक लाइन। नहीं तुम बाउंड बाउंड कुछ कर रहे थे ना, वो एक्चुअली में क्या वर्ड है? वो वर्ड मुझे बताओ। सर बाउंड निकल गया सर। तो वो एक्चुअल वर्ड क्या है बताओ। वो वर्ड तो स्टार्ट बी से ही है, लेकिन वो एक्चुअल वर्ड क्या है? पता नहीं। ये तुम्हें लगता है तुम्हें इंग्लिश का कोर्स करना पड़ेगा? कैसे दोगे तुम एग्जाम? तुमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश समझ नहीं आएगा तो तुम आंसर कैसे करोगे? ये आर्यन बगल उसको बताओ, वो जो बी बाउंड बाउंड कर रहा है वो क्या है? तुम्हारा साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। सर बैंड। सर शायद वो बाउंस बोल रहा होगा। तुम उसको मजाक बना रहे हो, बाउंस बोल रहा होगा, ब्लैक बाउंस। सर बैंड। बैंड 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 और बाउंड में तो बहुत सारा डिफरेंस है ना भाई।
वहां पे ब्लैक बैंड का बात हो रहा है, बैंड बैंड। अच्छा चलो कोई और आंसर तो नहीं, तो आर्ची साहू मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन emission spectrum and absorption spectrum. So स्पेक्ट्रम में इमिटेड लाइट रिकॉर्ड होती है और अब्जॉर्प्शन में ट्रांसमिट लाइट होती है, और इमिशन में ब्राइट लाइट डार्क बैंड होता है और अब्जॉर्प्शन में डार्क लाइन ब्राइट बैंड होता है। अच्छा ये वहां पे तुम लोग एक लाइन लिख लेना, मैंने लिखा है नहीं है शायद। मैंने क्या बोला था, एमिशन स्पेक्ट्रम में जो ब्राइट लाइन है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वो डार्क लाइन हो जाएगा। इसका मीनिंग ये है, ये लिख लेना, एमिशन स्पेक्ट्रम, emission and absorption spectrum are complementary to each other. Complementary to each other. इस लाइन को लिख लेना, emission and absorption spectrum are complementary to each other. रोहंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट? यस सर, ट्रांसमिटेड लाइट सर मतलब कि जैसे सर किसी सब्सटेंस पे सर लाइट फेंकी तो जो लाइट सर एब्जॉर्ब नहीं हुई सर, जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई वो बाहर निकल जाएगी सर, मतलब बिना एब्जॉर्ब हुए। वेवलेंथ। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तुम लोगों का कल एग्जाम है, कल का एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होगा, आसान होगा। तो एमसीक्यू होंगे सर? एमसीक्यू, एमसीक्यू। इजी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक